welcome back to my channel Kamana Classes. This is me Kashish, your friend, your teacher and your buddy. Today I learn you about the most important question of the most important chapter of your class 9th, the French Revolution, from your history textbook. As you all know, the CBSE has changed its pattern and come up with MCQs. So I prepare a series of some brief and frequently asked questions for you. Now let's discuss these. Okay. Yes. The first one is, on which of the following date does storming of the Bastille occur? That was occurred on 14 July 1789. आप लोगों को पता है कि बास्टील क्या है, ठीक है. वो क्या था, किंग की डिस्पोटिक पावर को शो करता था, द डिस्पोटिक पावर ऑफ द किंग. ठीक है, मीन्स किंग की जो शक्तियाँ होती हैं वो एक प्रिजन उसकी वो बताता था. ठीक है, तो वो क्या था, एक तरह से प्रिजन था जहाँ पर कैदियों को रखा जाता था. नेक्स्ट, व्हाट डिड बास्टील सिम्बोलाइज, मीन्स जो बास्टील है वो क्या सिम्बोलाइज करता है. तो मैंने आपको जैसे बताया इन द एज आई डिस्कस अब, जो बास्टील है वो किंग की डिस्पोटिक पावर को शो करता है. ठीक है, किंग में डिस्पोटिक सेंस इनॉर्मस पावर को वो किंग की शो करता है. नेक्स्ट, द 18th सेंचुरी फ्रेंच सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इनटू. आप सभी को पता है 18th सेंचुरी सेंस द 1774 का टाइम, जब लुई 16 का पीरियड चल रहा था, तो क्या था, फ्रेंच जो सोसाइटी थी वो 3 स्टेट्स में बटी हुई थी. द क्लर्जीज, द नोबिलिटीज़ एंड द पुअर पीपल्स, पीजेंट्स वगैरह, जिसमें आपके सब कुछ आते थे. नेक्स्ट, the most important of the privileges enjoyed by the clergies and nobilities, मीन्स सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा प्रिविलेज, सबसे ज़्यादा अधिकार जो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के पीपल्स को दे रखा था, वो क्या था कि दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्सेस टू द स्टेट. मीन्स वो फ्री थे, उन्हें स्टेट को, मीन्स उन्हें अपनी कंट्री को, फ्रांस को कोई भी टैक्स नहीं देना था. जितना भी टैक्स है वो सब कौन पे करेंगे, थर्ड स्टेट के पीपल्स. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलीव्ड सोशल पोजीशन मस्ट डिपेंड ऑन मैरिज, इनमें से कौन लोग थे जो बिलीव करते थे कि जो सोशल डिवीज़न है वो किस पर बेस्ड होना चाहिए, मेरिट पर. अब देखो, अपर क्लास वाले लोगों का क्या है, उन्हें कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि उन पर इतना पैसा है, क्या कहते हैं, कुछ कितने भी टैक्सेस बढ़ा दो ना, कोई असर नहीं पड़ता. और जो लोअर क्लास वाले पीपल हैं उनका भी कितना दुनिया में क्या हो रहा है, दुनियादारी में क्या हो रहा है, उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है. जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होता है किसी चीज़ से वो कौन होते हैं, मिडिल क्लास पीपल. ठीक है. नेक्स्ट, सोसाइटी बेस्ड ऑन फ्रीडम, इक्वल लॉज एंड अपॉर्चुनिटीज़ वॉज एडवोकेटेड बाय फिलोसोफर्स. ठीक है, जो सोसाइटी है वो फ्रीडम पे, स्वतंत्रता पे, इक्वल लॉज, समान अधिकारों पर, और अपॉर्चुनिटीज, हमको अधिकार मिलने चाहिए समान, ये बेस्ड थी. तो ऐसा मानना किसका था कि सोसाइटी जो है ऐसी होनी चाहिए. जैसे आपने इसमें फ़िलोसोफर्स के बारे में पढ़ा है, तो वो उन फिलोसोफर्स का ही ये मानना था कि जो सोसाइटी है वो इक्वल लॉज एंड अपॉर्चुनिटीज़ पर बेस्ड होनी चाहिए. philosophers like John Locke and Rousseau. Which of the following refuted the doctrine of divine and absolute right? इनमें से किसने ये बताया था कि जो फ्रेंच सोसाइटी है उसको हमें डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट में बदल देना चाहिए. तो जॉन लॉक जो थे, उन्होंने लिखी थी 2 ट्रीटीज़ ऑफ गवर्नमेंट, उन्होंने अपनी इस बुक में ये सब बताया था. ओके. नेक्स्ट, हु एडवोकेटेड गवर्नमेंट बेस्ड ऑन सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इनमें से किसने गवर्नमेंट को एडवाइस दी थी कि जो गवर्नमेंट है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट पे बेस्ड होनी चाहिए. द डिवीजन ऑफ पावर विद इन द गवर्नमेंट वॉज पुट फोर्थ इन, मीन्स जो गवर्नमेंट है उसकी पावर क्या होनी चाहिए, डिवाइड होनी चाहिए. तो ये किसने बताया था, द स्पिरिट ऑफ लॉज में ये बताया गया था. Now, who was the king of France at the time of revolution? As you all know the answer before I read it. फ्रांस में जब रिवॉल्यूशन हुआ था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, तो उस समय वहाँ का किंग कौन था, लुइस 16. नेक्स्ट, द पॉलिटिकल बॉडी ऑफ फ्रांस, फ्रांस की पॉलिटिकल बॉडी क्या थी, स्टेट जनरल, जहाँ पे उनकी मीटिंग्स हुआ करती थी. ठीक है. अब मीटिंग से, जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट को क्या कहा जाता है, संसद भवन, ऐसे फ्रांस में क्या है, स्टेट जनरल है. ओके. नेक्स्ट, वोटिंग इन द स्टेट जनरल वॉज कंडक्टेड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, जो वोटिंग थी स्टेट जनरल में वो किसके प्रिंसिपल पे होती थी, स्टेट जनरल के.
नेक्स्ट द स्टेट जर्नल वॉज लास्ट कॉन्वेंटेड इन, मीन्स जो स्टेट जर्नल है वो लास्ट बार कब करी गई थी, 1614 में. नेक्स्ट वेयर डिड द थर्ड स्टेट फॉर्म एंड अनाउंस द नेशनल असेंबली, कहाँ पर थर्ड स्टेट फॉर्म हुई और उन्होंने नेशनल असेंबली बनाई अपने आप को, जहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया है जब मैंने चैप्टर डिस्कस किया था ये कि स्टेट जनरल में नेशनल असेंबली की जो स्टेट जनरल की जो मीटिंग हुई थी उसमें फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट तीनों लोगों को आना था. ठीक है, तो जो फर्स्ट स्टेट के लोग आए वो 300 थे, सेकंड स्टेट के 300 थे, जो थर्ड स्टेट था वो 600 पीपल्स थे. बस फ़र्क ये था जो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट थे वो सब खड़े बैठते थे और जो थर्ड स्टेट थे वहाँ पे उनके संग भी क्या होती थी, पार्शियलिटी होती थी और उनको खड़ा किया जाता था. तो इस वजह से उन्होंने इंडोर टेनिस कोर्ट में शपथ ली और अपने आप को नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दिया. ठीक है, नेक्स्ट द मेंबर ऑफ थर्ड स्टेट वर लेड बाय, जो थर्ड स्टेट के पीपल्स थे वो उनके लीडर्स कौन थे, तो डेट वाज द मीराबिऊ एंड द एबेसीज. जो ये दोनों पीपल्स थे, जो मीराबिऊ हैं वो क्लर्जी से बिलोंग करती थी फर्स्ट स्टेट से, और जो एबेसीज हैं वो किससे बिलोंग करते थे, सेकेंड स्टेट से. ये फर्स्ट और सेकेंड स्टेट के होने के बावजूद भी थर्ड स्टेट के पीपल्स की बहुत हेल्प कर रहे थे. नेक्स्ट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791, जो मेन ऑब्जेक्टिव था, मीन जो मुख्य कारण था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 का वो क्या था, वो ये था टू स्टैब्लिश अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. मीन्स हमें मोनार्की इस्टेब्लिश करनी है, हमें राजशाही इस्टेब्लिश करनी है विद ए कॉन्स्टिट्यूशन रूल. वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन भी लागू होना चाहिए ताकि जो मोनार्क लीड कर रहा है वो मनमानी ना कर सके. ओके, द ब्रोकन चेन सिम्बोलाइज, आपने अपनी बुक में देखे होंगे जहाँ पर बहुत सारे पिक्चर्स दे रखे हैं और उसके साइड में उसके छोटे छोटे पैराग्राफ्स दे रखे हैं. तो वहीं पे जो ब्रोकन चेन है ऐसे करके यूँ हो रहा है और यूँ करके, है ना, तो उससे आपको पता चल रहा होगा, आपको अभी तक ये नहीं पता होगा कि वो क्या सिम्बोलाइज कर रही है. सो एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री मीन्स एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री सेंस कि हमने एक हमारे ऊपर चेन बांध दी गई है, हमने चेन को ब्रोक कर दिया है और हम अब फ्री हो गए हैं. ठीक है, नेक्स्ट द विंग्ड वुमन पर्सोनिफाइड, एक उसमें वुमेन दे रखी है जो कि उड़ रही है जस्ट लाइक द एंजल. ठीक है, तो वो क्या पर्सोनिफाई कर रही है, वो क्या शो कर रही है, पर्सोनिफिकेशन ऑफ लॉ, हमें वो कानून सिखा रही है. बंडल ऑफ रॉड्स फेसेस सिम्बोलाइज, जो बंडल ऑफ रॉड्स दे रखी हैं वहाँ पर वो क्या सिम्बोलाइज कर रही हैं, स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी, जितनी भी हमारी स्ट्रेंथ है, हमारी ताकत है वो यूनिटी में साथ देती है. अगर हम अकेले हैं तो कोई भी हमें पीट कर चला जाएगा, लेकिन अगर आप वहीं झुंडे में आओगे ना तो आपके दोस्तों को देख के सारे दुश्मन भाग जाएंगे कि भाई ये तो बहुत सारे हैं, हम इनसे नहीं लड़ सकते. ठीक है, नेक्स्ट एटर्निटी वॉज सिम्बोलाइज्ड बाय, एटर्निटी है वहाँ मतलब एक पिक्चर है, उसका जो मीनिंग है वो क्या है, एटर्निटी. तो किससे सिम्बोलाइज किया गया है, स्नेक बाइटिंग इट्स टेल टू फॉर्म अ रिंग. उसमें आपने एक पिक्चर देखा होगा जिसमें एक स्नेक है वो एक रिंग बना रहा है, एक सर्कल बना रहा है, उसमें सर्कल बनाते बनाते उसने अपनी टेल को ही क्या कर लिया है, बाइट कर लिया है. ठीक है, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग वर द नेशनल कलर्स ऑफ फ्रांस ड्यूरिंग रिवोल्ट. मीन्स नेशनल कलर सेंस वहाँ के जो फ्लैग था उसमें जो नेशनल कलर्स थे वो क्या क्या थे, ब्लू था, वाइट था और रेड. जैसे हमारा नॉर्मली तिरंगा होता है ऐसे उनका 3 रंग का ये था, तो उसमें क्या था, ब्लू था, वाइट था, देन रेड था. नेक्स्ट द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस फोर्थ इज, मीन्स जो नेशनल एंथम था वहाँ फ्रांस का वो क्या था, मार्सेलीज. आप सभी को पता है वहाँ पे जो भी लोग थे वो मार्च करते करते मीन्स परेड करते करते वो क्या गाते थे, मार्सेलीज मार्सेलीज गाते रहते थे. मेंबर्स ऑफ द जैकोबिन क्लब वर नोन एज, जो जैकोबिन क्लब के मेंबर्स थे उनको हम लोग क्या कहते हैं, सेंट क्लूटोज. ठीक है, द फ्रांस ऑन 21 सितंबर 1792 वॉज डिक्लेयर्ड एज, जब फ्रांस में 21 सितंबर 1792 का वक्त आया तो फ्रांस क्या हो गया, एक रिपब्लिक बन गया. ठीक है, नेक्स्ट फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ नेपोलियन. आप लोगों को पता है कि 1807 में नेपोलियन आ गया था और उसने क्राउंड हिमसेल्फ एज द डिक्टेटर ऑफ फ्रांस.
तो ऐसा क्या हुआ कि फ्रांस में फिर से कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की के बाद, रिपब्लिक होने के बाद वो फिर से डिक्टेटरशिप पे आ गया। क्या हुआ? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ऑफ द डायरेक्टरी, मीन्स पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गई वहाँ पर, मीन्स जो राजनीति है वो सही से नहीं चल पा रहा, तो वहाँ का जो शासन है वो सही से नहीं चल पा रहा था। अब दूसरे राज्यों को कमज़ोर देखकर कोई भी दूसरा अन्य राज्य उस पर आक्रमण कर ही देता है, तो ऐसे ही नेपोलियन ने करा। नेक्स्ट, फ्रांस लेगेसी टू द वर्ल्ड, मीन्स फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने, फ्रांस ने हमें इस रिवॉल्यूशन के बाद दुनिया को क्या संदेश दिए? लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रीडम। ओके, नेक्स्ट, in the context of France, the volunteers from Marseilles sang the Marseillaise, a patriotic song, when they marched into Paris. Who composed this song? ये song किसने गाया? तो this song was composed by Robert de Leslie. रॉबर्ट डी लिस्ली हैं, उन्होंने ये सॉन्ग कंपोज किया था, उन्होंने ये सॉन्ग लिखा था। नेक्स्ट, व्हाट डिड द रेड कैप वॉर्न बाय द सेंट क्लूटोज सिम्बोलाइज? जो सेंट क्लूटोज हैं आपको पता है वो क्या पहनते थे? रेड कैप वियर करते थे। उनकी वो जो रेड कैप है वो क्या सिम्बोलाइज कर रही है? लिबर्टी, वो लिबर्टी सिम्बोलाइज कर रही है। नेक्स्ट, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन टुक प्लेस ऑन, फ्रेंच का जो रिवॉल्यूशन है फ्रांस में वो कब शुरू हुआ? 14 जुलाई 1789 को। अब आप लोग कहेंगे कि मैम ये 14 जुलाई 1789 को तो फॉल ऑफ बास्टिल हुआ था, तो यहाँ पे फ्रेंच रिवॉल्यूशन कैसे स्टार्ट हुआ? तो अगर मैं आपको बता दूँ कि जितने भी थर्ड स्टेट के पुअर पीजेंट्स थे उन्होंने क्या किया था? बास्टिल उन्होंने तोड़ दिया था, उसी का तभी उसको फॉल ऑफ बास्टिल कहा जाता है। उसको जला दिया, यहाँ तक कि जलने के बाद उसकी एक एक ईंटें जो थी वो ईंटें तक उन लोगों ने बेच दी। इसलिए जब उन्होंने ये काम किया, जब उन्होंने बास्टिल की वो जेल जला दी, तब से ही ये माना जाता है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन का वो स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, द फॉल ऑफ बास्टिल 14 जुलाई 1789 was term regarded as the starting point of the French Revolution. Okay, so guys, let me know in the comment section that how you like this video and questions. Okay, and also tell me of which chapter you want the next video. Thank you and have a good day.